नमस्कार। आज अपन स्टडी करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं मल्टी ट्रेड सिलेक्शन। ठीक है। इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मल्टी ट्रेड सिलेक्शन। देखो, ट्रेट होते हैं, अलग अलग ट्रेट होते हैं। जैसे ग्रोथ ट्रेट होता है, एक वो ट्रेट होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेट होते हैं। ये जो इकोनॉमिक ट्रेट है वो एक पशुपालक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे इकोनॉमिक ट्रेट में मान लो मिल्क है, मिल्क मैंने ले लिया, तो पशुपालक को इसके कब फ़ायदा होगा? कब? जब ये इकोनॉमिक ट्रेट है, कब ये फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा एक पशुपालक के लिए? तो ये बेनिफिशियल रहेगा जब अपने पास मिल्क है। मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। दूसरी बात है, उसमें फैट परसेंट जो होता है वो भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तीसरी बात, इसकी जो लैक्टेशन लेंथ है, लैक्टेशन लेंथ वो भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ड्राई पीरियड इसका कम होना चाहिए। तो अगर ये फीचर्स अपन फुलफिल कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक जो ट्रेट है वो क्या है? अपने लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ मान लो कोई केटल है, वो मिल्क प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा दे रही है, लेकिन उसके एवज में उसकी फैट परसेंट भी कम है, लैक्टेशन लेंथ कम है, ड्राई पीरियड उसका क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, वो अपने लिए क्या नहीं है? बेनिफिशियल नहीं है। तो इन ट्रेट का जो सिलेक्शन है, इन ट्रेट का अपन क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, इनमें क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि ये क्या हो? इकोनॉमिक वैल्यूएबल हो। क्योंकि ठीक है, तो अपने जैसे इसमें ये हो गया अपना जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री में क्या होता है? एग हुआ। ठीक है, पोल्ट्री में एग हो गया। इसी प्रकार सिप है, सिप में क्या हो गया? सिप में क्या क्या आती है? वूल है। ठीक है, उसमें लैम्ब बिकते हैं मटन के लिए, तो लैम्ब हो गया। तो उसका वेट है, ये क्या है? अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन एक ट्रेट के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए होता है। अपन एक या एक से अधिक, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मल्टी ट्रेट सिलेक्शन। ठीक है, इसके तीन मेथड हैं अपने पास। एक है अपना टेंडम मेथड। क्या होता है इसमें आगे पढ़ेंगे अपन, टेंडम मेथड। दूसरा है अपना ICL, मतलब इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल। ठीक है, चौथा है टोटल स्कोर। ठीक है, अब टोटल स्कोर को एक और नाम देते हैं अपन सिलेक्शन इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन इंडेक्स। जो तीन मेथड है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा है? सिलेक्शन इंडेक्स। अब क्या होता है इनमें? अगर मैं टेंडम मेथड की बात करूं तो एक बार ओवरव्यू बता देता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि टेंडम मेथड जो होता है उसमें एक ही ट्रेट को एक बार में सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने मिल्क को सेलेक्ट किया, तो मैं एक बार में मिल्क का ट्रेट ही क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा, और इसमें क्या करूँगा? मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। जब तक इसमें सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाए, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। इसके बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट होने के बाद में मैं क्या करूँगा? दूसरा ट्रेट लूँगा। मतलब एट ए टाइम एक ही अपन क्या करते हैं? मेथड एक ही ट्रेट क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ
टेंडम मेथड की, तो ये सबसे बैड मेथड है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मिल्क परसेंट, आप सब जानते हो मिल्क यील्ड और फैट परसेंट, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर मिल्क यील्ड बढ़ेगी तो फैट परसेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नेगेटिव कोरिलेशन है आपस में। तो मैं अगर इसको इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मेरा कम हो जाता है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको मिल्क को इम्प्रूवमेंट कर लिया, फिर बाद में मैं फैट को कर रहा हूँ, तो ओबियसली सी बात है कि नेगेटिव कोरिलेशन के कारण मिल्क प्रोडक्शन वापस कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं ये एक टाइम ज़्यादा लेगा, पहले इस ट्रेड को करूँगा, फिर इस ट्रेड को करूँगा, फिर कोई दूसरा ट्रेड आएगा उसको करूँगा, तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और जेनेटिक गेन पर यूनिट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना जेनेटिक गेन हो रहा है वो हो जाएगा। ठीक है। अब ICL इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ जो ट्रेट है उनकी वैल्यू अपन फिक्स कर देते हैं कि इससे ऊपर, जिनकी वैल्यू इससे ऊपर रहेगी जो अपन ने फिक्स की है, वो तो क्या कर लिए जाएंगे, सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई, एक भी इनकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो क्या कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक भी यही है कि कुछ एनिमल कुछ चीज़ों में सुपीरियर होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में इन्फीरियर होते हैं। तो इसके चलते जो सुपीरियर चीज़ है वो अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तीसरा है टोटल स्कोर या सिलेक्शन इंडेक्स। मतलब ट्रेड का जितना वेटेज है, इकोनॉमिक वैल्यू ट्रेड की जितनी है, अपन उसको उतना वेटेज देंगे। और ये ट्रेड है उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, दो चीज़ पे अपन ट्रेड को देखते हैं, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू पे और एक जेनेटिक गेन पे। जेनेटिक गेन क्या होता है, जेनेटिक जो अपन हेरिटेबिलिटी, मतलब कितना हेरिटेबल हो रहा है, ये देखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, अपन एक रैंक वाइज एक क्या करते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं और उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेथड ऑफ सिलेक्शन का एक ओवरव्यू था। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसके 1 by 1। तो अब अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी ट्रेट सिलेक्शन के बारे में। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन सेवरल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक करेक्टर के ऊपर अपन इकोनॉमिक वैल्यूज़ की डिसाइड नहीं कर सकते, अपने पास बहुत सारे ट्रेट होते हैं। नॉन एज ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं टोटल ब्रीडिंग वैल्यू, जिसको क्या अपन टोटल नेट मेरिट निकालते हैं एनिमल की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए डेयरी काउ विल बी मोर इकोनॉमिक टू मेंटेन इफ़ सी प्रोड्यूस मोर मिल्क, ये जो मैंने आपको बताया, मोर मिल्क विथ हायर फैट परसेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड रिमेन, जो ड्राई पीरियड है वो कम होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ऑन द अदर हैंड इफ़ काउ प्रोड्यूस मोर मिल्क, अगर काउ लंबे समय तक दूध की यील्ड तो ज़्यादा है लेकिन उसका क्या है, फैट का परसेंटेज कम है, शॉर्टर लैक्टेशन लेंथ है और वो जल्दी ही ड्राई हो जाती है, तो वो क्या है, अपने लिए इकोनॉमिक बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात आती है मेथड ऑफ मल्टी ट्रेट सिलेक्शन। ये मैंने आपको एक 1 by 1 करके बता दिया है। इसमें एक हो जाएगा टेंडम मेथड, एक इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल मेथड, एक सिलेक्शन इंडेक्स या फिर टोटल स्कोर। अपन ट्रेड को वेटेज के हिसाब से क्या करेंगे, स्कोर देंगे। अब अपन इसके पढ़ेंगे क्या क्या, मतलब कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है। ये 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे। पहला है टेंडम मेथड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वो मेथड है जिसमें अपन एक ट्रेड को एक बार में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर इस ट्रेड में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, जब तक अपन सफिशिएंट ग्रोथ जितनी चाह रहे हैं उतनी हो जाएगी, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर के ट्रेड पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। इन दिस मेथड ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन द इंडिविजुअल ट्रेट आर
इम्प्रूव सक्सेसिवली का मतलब है एक के बाद एक से ज़्यादा ट्रेड अपन नहीं ले सकते। ये देखो यही बोल रहा है, द सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड फॉर वन ट्रेड ओनली एट ए टाइम टिल द सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट इज अचीव्ड। जब तक अपन को सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक अपन एक ही ट्रेड में क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन दिस ट्रेड द सिलेक्शन इज स्टार्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द सेकेंड ट्रेड टिल द गोल इज अचीव्ड टू द डिजायरेबल लेवल। ये अपन ऐसे कैसे करते रहेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज लेस एफिशिएंट देन अदर मेथड। अदर मेथड कौन कौन से हैं यहाँ पे, ICL है और सिलेक्शन इंडेक्स है। इनसे क्या है, लेस एफिशिएंट है ये, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। एक एक ट्रेड लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अपन को जो अपने गोल है उसको अचीव करने में। द जेनेटिक प्रोग्रेस, ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द जेनेटिक प्रोग्रेस पर यूनिट ऑफ टाइम बाय दिस मेथड इज क्या लेस एंड दैट टू फॉर ग्रेट एफर्ट, मतलब एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं इसमें। द एवरेज जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पर जनरेशन इन ईच एंड ट्रेट के लिए क्या है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कितना होता है, 1/n टाइम, विच वुड बी मेड इफ इट वाज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ सिलेक्शन। ये हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो मल्टीपल ट्रेट है उनमें क्या होता है, जब एंड ट्रेट्स होते हैं तो उसकी जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पर जनरेशन है वो कितना होता है, 1/n। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। इट रिक्वायर मोर टाइम, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, इसको क्या चाहिए अपन को, 1/1 करेंगे तो अपन को सिलेक्शन के लिए, सॉरी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चाहिएगा, ज़्यादा समय चाहिएगा, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द जेनेटिक कोरिलेशन अमोंग द ट्रेड्स। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, जेनेटिक कोरिलेशन अमोंग द ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स के बीच में कैसा रिलेशन है उस पर अपन को बेनिफिशियल, उस पर अपन क्या करते हैं, ये थोड़ा इसका कंसिक्वेंसेज है, ठीक है। मान लो मैंने मिल्क पे काम किया, तो जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जैसे मिल्क में मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरा क्या होता है, फैट परसेंट डिक्रीज होता जाता है। तो ये मेरा एक नुकसान है, मैंने एक ट्रेड को इम्प्रूवमेंट किया लेकिन सेकंड ट्रेड मेरा ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक भी है और एक एडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो मैं जब एक ट्रेड में इम्प्रूवमेंट करूँगा तो दूसरे ट्रेड में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो जेनेटिक कोरिलेशन अमॉन्ग द ट्रेड्स अंडर सिलेक्शन, ए डिजायरेबल जेनेटिक एसोसिएशन वुड लीड इम्प्रूवमेंट इन अदर ट्रेड वाइल सिलेक्शन इज मेड फॉर वन ट्रेड, ठीक है। द लो जेनेटिक कोरिलेशन विल डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड। अगर जेनेटिक कोरिलेशन लो हुआ या फिर कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा, बिकॉज देयर विल बी नो कोरिलेशन रेस्पॉन्स इन अदर ट्रेड। ए अनडिजायरेबल जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन टू ट्रेड इन विच सिलेक्शन फॉर एन इंक्रीज इन डिजायरेबल डायरेक्शन इन वन ट्रेट, सॉरी ट्रेट है, रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द अदर ट्रेट, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज द जेनेटिक प्रोग्रेस मेड इन एनी वन ट्रेट। अपन कोई सा भी ट्रेट सिलेक्शन करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच में कोरिलेशन उसका कैसा है। अब है इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल, ICL के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, पहले से ट्रेड की जो वैल्यू होती है वो पहले से क्या होती है, फिक्स होती है। अगर उसमें कोई फुलफिल करता है उस कंडीशन को तो वो ब्रीडिंग के लिए सेलेक्टेड है, अदरवाइज क्या है, वो नॉन सेलेक्ट है, भले ही वो कुछ ट्रेड्स उसके क्या हो, सुपीरियर हो, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो देखो, दिस मेथड ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन फॉर टू और मोर ट्रेड, वो एक ट्रेड के लिए था, टेंडम सिलेक्शन ये दो या दो से अधिक के लिए है, ट्रेड के लिए। ए मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल, ये देखो, ए मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल फॉर ईच ट्रेड इज फिक्स्ड एंड एवरी
एनिमल टू बी सेलेक्टेड मस्ट मेट दिस मिनिमम लेवल, मतलब वही एनिमल सेलेक्ट होगा जो इसके मिनिमम लेवल को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। फॉर ईच ऑफ द ट्रेट अंडर द कंसिडरेशन एन एनिमल फेल टू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स फॉर एनी वन ट्रेट, अगर एक भी ट्रेट के लिए वो अपन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फेल है उसको जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स है उसके नीचे, तो भले ही एनिमल कितना भी सुपीरियर हो उसको क्या कर देंगे अपन, कल कर देंगे। द ट्रेट विल बी रिजेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ गुड द एनिमल वाज इन अदर ट्रेट, मतलब अदर ट्रेट में वो कितना भी अच्छा था लेकिन क्या कर दिया जाएगा, उसका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो अब ये उसने क्या किया है, एक एग्जाम्पल देके बताया है कि जो AFC है इसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ फर्स्ट काविंग। एज ऑफ फर्स्ट काविंग मतलब जितनी एज ऑफ फर्स्ट काविंग पहले होगी, कम समय में जो फर्स्ट काविंग होगी वो अपने लिए क्या होगा, सही होगा। अब उसने क्या किया, 42 मंथ फिक्स कर दिए कि 42 मंथ में से जो नीचे है, जो पहले हो रहा है वो तो अपने लिए क्या है, अच्छा है, और जो 42 मंथ से ज़्यादा का समय ले रहा है वो अपने लिए बुरा है, मतलब उसको अपन सिलेक्शन नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये 40 मतलब 42 से कम है, कम महीने में क्या हो रहा है, वो काविंग देख कर रहा है, तो मतलब ये एनिमल क्या है, सही है। लेकिन ये पहले ही ट्रेट में फेल हो गया, बफेलो जो दूसरे नंबर की बफेलो थी पहले ही में ट्रेड में फेल हो गई, वो कितने ले रही है, 44। अब देखो मिल्क यील्ड यहाँ पे इसने 1900 लिया है मिनिमम स्टैंडर्ड, लेकिन इसका 1950 इसका कम है, लेकिन इसका क्या है, ये सुपीरियर है इसमें मिल्क में। लेकिन ये भले ही सुपीरियर हो, लेकिन ये क्या हुआ है, इसमें रिजेक्ट हो गई। और फैट परसेंट इसका 7 है, चलो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा कम है, तो इस ट्रेट में भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, भले ही इसका मिल्क यील्ड कितना भी हो। लेकिन ये दो ट्रेट फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कल कर देंगे, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें। तो अब इसके एडवांटेज क्या है, सिलेक्शन फॉर मोर देन वन ट्रेट, ये अपन ने पढ़ लिया कि टेंडम सिलेक्शन क्या होता है, अपन एक ट्रेट के लिए करते हैं, जबकि ये सिलेक्शन अपन क्या करते हैं, मोर देन। इससे क्या होता है, अपने इम्प्रूवमेंट्स में सिलेक्शन जो ट्रेट है उनको इम्प्रूवमेंट आसानी से कर सकते हैं कम समय में। कलिंग एट अर्ली एज मतलब जो ट्रेट अपने को अर्ली एज में एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको अपन पहले ही क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और कलिंग कर सकते हैं। द प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट अलाउ टू कल द एनिमल अर्लियर विच आर इन्फीरियर इन अर्ली एक्सप्रेस्ड ट्रेट, मतलब जो अर्ली एक्सप्रेस ट्रेड है, जो जल्दी ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, अगर उनमें वो सही नहीं हो रहा है तो अपन क्या कर देंगे, उस एनिमल को क्या कर देंगे, कल कर देंगे, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, नो कंपनसेशन फॉर अदर ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बफेलो जो बफेलो नंबर 2 थी उसका जो मिल्क प्रोडक्शन था काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, वो उसको क्या किया कर दिया गया, कल कर दिया गया, बिकॉज सी इज़ द इन्फीरियर इन अदर ट्रेड्स, ठीक है। तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका यही है कि कोई भी क्या है, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी ट्रेड को। कलिंग लेवल उसका फिक्स होता है, द मेथड इन्वॉल्व इन टेंडियस वर्क मतलब हार्ड वर्क करवाता है टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कलिंग लेवल, इस कलिंग लेवल तक पहुंचाने के लिए कितना समय लगता है, वो एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। तो क्या ये भी इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। मोर एम्फोसिस टू अर्ली एक्सप्रेस ट्रेड, इन केस ऑफ अर्ली सिलेक्शन द अर्ली एक्सप्रेस ट्रेड गेट मोर एम्फोसिस मतलब ज़्यादा प्रभावित तरीके से हो पाता है, रेदर देन एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट ट्रेड विच आर एक्सप्रेस्ड लेटर, ये उन ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा प्रभावित माना जाता है जो क्या करते हैं, अर्ली एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जैसे बाद में, जैसे मिल्क का है, मिल्क का लैक्टेशन के बाद में होगा। कार्कस ट्रेड है तो वो क्या होगा, जिसको स्लोटर ट्रेड भी बोलते हैं, वो आफ्टर डेथ के बाद में क्या करते हैं, एक्सप्रेस अपन को होते हैं। तो उस हिसाब से ये खाली किसके लिए ही है, अर्ली एक्सप्रेस ट्रेड के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन
इज रिड्यूस्ड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेट। जैसे जैसे ट्रेट की जो अपन ट्रेट ज़्यादा लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी सिलेक्शन इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि दो ट्रेट, जैसे 2 या 3 ट्रेट है उसको अपन आसानी से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेट हो गए तो अपन ने क्या किया, एक जो लेवल था वो अपन ने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ये लाइन खींच दी मैंने। तो जैसे मान लो 3 ट्रेट लिया तो 3 ट्रेट तो मैं इस लाइन से ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने इस लाइन से ऊपर पार करवा दिए 3 ट्रेट को, तो ठीक है। लेकिन मैंने 10 ट्रेट ले लिए तो कोई ना कोई एक ऐसा मिल ही जाएगा, जैसे मान लो 8 इसके ऊपर है लाइन के ऊपर, लेकिन एक ट्रेट का वैल्यू ऐसा है जो इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, फिर कलिंग हो गई इसकी, ठीक है। तो मैंने जितने, अगर मैं इसकी जगह 9 ही लिया होता तो क्या हो जाता, ये सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ट्रेट लेंगे इसकी सिलेक्शन ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ कैटल फॉर शो पर्पज। द एनिमल इज सेलेक्टेड विथ एक्सीलेंस इन टाइप, कलर एंड कन्फर्मेशन ट्रेट। मतलब ये जो ट्रेट है, देखो कलर है वो कुछ दिनों में ही एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, वो जन्म के समय अपन को पता लग जाता है। कॉन्फ़िगरेशन है उसका कैसा है वो भी अपन को पता लग जाता है। इग्नोरिंग इट्स परफॉर्मेंस फॉर इकोनॉमिक ट्रेट, मतलब ये किसको इग्नोर करता है, जो इकोनॉमिक ट्रेट है, जैसे अपना मिल्क हुआ, कार्कस ट्रेट हुआ, ठीक है, उनको क्या करता है, ये इग्नोर करता है। अब ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन, जब एंड ट्रेट होते हैं अपने पास, तो उन एंड ट्रेट की इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन कितनी होती है, 1/√2n। ये भी काफ़ी बार किस में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू 1/√n कंपेयर्ड टू सिलेक्शन इंटेंसिटी फॉर ओनली वन ट्रेट, ठीक है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट सारे जितने भी मेथड है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है टोटल स्कोर और सिलेक्शन इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कोई ट्रेट है तो ट्रेट की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है ट्रेट की, अपन उसके बेस पे क्या कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल स्कोर या फिर सिलेक्शन इंडेक्स। मतलब इसमें क्या होता है, अपना जो लेवल होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसमें इकोनॉमिक जो बेनिफिट है या जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके आधार पे अपन उसको क्या करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं या मार्क्स देते हैं। फिर उसका एक इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स के आधार पे अपन कौन बेस्ट है कौन इन्फीरियर है उसके आधार पे अपन सेलेक्ट करते हैं। तो इन दिस मेथड ऑफ मास सिलेक्शन द सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड फॉर सेवरल ट्रेड साइमल्टेनियसली, बट दिस मेथड डिफर फ्रॉम ICL से किस प्रकार ये डिफरेंट है वो देखेंगे। द कलिंग लेवल आर फ्लेक्सिबल, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, उसमें क्या था, फिक्स, लेकिन इसमें ये क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे मान लो आपने पास जो एग्जाम्पल में जो 2 नंबर की बफेलो थी उसमें क्या था, अपन कंपनसेशन दे सकते थे। मतलब अगर उसको 2100 उसका मिल्क यील्ड है तो अगर उसके फैट परसेंट 6.5 है तो अपन क्या कर लेते, उसका इकोनॉमिक वैल्यू निकाल के एडजस्ट कर लेते। ईच ट्रेट इज वेटेड बाय द स्कोर एंड दीज स्कोर फॉर इंडिविजुअल ट्रेट आर सम्ड ए टोटल स्कोर। मतलब सारों का अपन क्या करते हैं, वेटेज करते हैं और उन वेटेज का क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, जिससे अपन क्या, फॉर ईच एनिमल विच इज टेक एज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया सुपीरियर इन सम ट्रेट कैन मेक अप डेफिशिएंसी इन अदर ट्रेट। उसमें क्या था, मतलब कुछ ट्रेट सुपीरियर होते हैं लेकिन कुछ ट्रेट में इन्फीरियर होते ही क्या होता था, वो कल हो जाता था। लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें वो उसको जितना स्कोर करेगा, भले ही कुछ में इन्फीरियर है कुछ में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो जितना वो स्कोर करेगा उस आधार पे अपन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सुपीरियोरिटी इन सम ट्रेड्स कैन मेक अप डिफिशियंसी इन अदर अनलाइक ICL। मतलब ICL में क्या होता है, कुछ में डिफिशियंसी होती है तो निकाल दिया जाता है। विच डिस्कार्ड एन एनिमल फेलिंग टू क्वालिफाई इन वन ट्रेड, ठीक है। तो यही बात थी इसमें।
ये है एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स ओवर अदर मेथड, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है टेंडम मेथड से, आईसीएल मेथड से इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। तो वो कैसे है, ठीक है। इट अलाउ द इंडिविजुअल विच आर सुपीरियर इन सम ट्रेड, कुछ ट्रेड्स में सुपीरियर है, कुछ ट्रेड्स में क्या है, इन्फीरियर है, उनको भी ये अलाउ करता है, उनको ये कल नहीं करता है। इन अदर ट्रेड थस द सुपीरियर जीनोटाइप, जो ये सुपीरियर जीनोटाइप है ये इससे क्या होता है, अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम से निकलता नहीं है, सेव फॉर ब्रीडिंग लिए रहता है। फिर बाद में ये अलग बात है कि इसका जो टोटल स्कोर हुआ है वो ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, वो एक बाद का विषय है, वो उसका सिलेक्शन इंडेक्स के आधार पे उसको क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऑल ट्रेट डू नॉट हैव इक्वल हेरिटेबिलिटी, मतलब आपने पढ़ा होगा जैसे रिप्रोडक्शन का है वो लो हेरिटेबल होता है, प्रोडक्शन का है उसका मीडियम हेरिटेबल होता है, ठीक है, मॉडरेट हेरिटेबल है। तो जो सारे ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, इक्वल हेरिटेबिलिटी नहीं रखते हैं। सो सम इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड टू गिव द सेम प्रोपोर्शनेट इम्प्रूवमेंट फॉर ईच ट्रेट, मतलब प्रत्येक ट्रेट के लिए वो समान इम्प्रूवमेंट दिखाए कोई ज़रूरी नहीं है। द ट्रेट आर को रिलेटेड विच ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया को रिलेशन होता है, कुछ में पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। अदर टू विच द इंडेक्स गिव्स एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, उनको भी एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उनको वेटेज दे रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल ट्रेट का वेटेज है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन मोर जेनेटिक गेन फॉर द टाइम एंड एफर्ट मेड। द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स मेथड इंक्रीज विद द नंबर ऑफ ट्रेट, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेट बढ़ते जाएंगे उसमें एडवांटेज ये बढ़ता जाएगा। थस इट इज रिक्वायर लेस टाइम टू ब्रिंग अप एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये सिलेक्शन इंडेक्स का फॉर्मूला है जिसको अपन प्रत्येक को पार्शियल जो रिग्रेशन है उससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इसकी फिनोटिपिक वैल्यू है, इसको अपन रिग्रेशन से, ये मतलब एक तरह का वेटेज फैक्टर है, ये रहा वेटेज फैक्टर जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये प्रत्येक अपन को जो फिनोटिपिक वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं अपन, एक वेट कर रहे हैं, उसका वेटेज दे रहे हैं प्रत्येक का। रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट selection index, the construct of a selection index require the economic value or a relative net economic importance of each of the trade, मतलब अपने पास इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए ईच प्रत्येक ट्रेड की, जो भी अपन सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो उनकी प्रत्येक की अपन के पास क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। द जेनेटिक एंड फिनोटिपिक वेरिएंस ऑफ ऑल ट्रेड, ये होना चाहिए अपने पास। फिनोटिपिक एंड जेनेटिक कोवेरियंस अमोंग ऑल द ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स के बीच में कैसा वेरिएंस है, जेनेटिक भी और फिनोटिपिक भी, वो भी अपने पास होना चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा है, एसेंशियल और पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसमें सिलेक्शन इंडेक्स अपने जैसे पढ़ा पीछे B1 X1, जिसमें B क्या है अपना वेटेज फैक्टर और X क्या है अपनी फिनोटिपिक वैल्यू, ठीक है। इसमें ये जो वैल्यू है उसमें ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, H, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेट जेनेटिक वर्थ, एग्रीगेट जेनेटिक वर्थ, ठीक है। H के बराबर हो जाता है, H होता है A1 G1, G होता है जेनेटिक गेन, A होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये था अपना सिलेक्शन इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो आज अपन ने स्टडी की मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, क्या क्या होता है। तो दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर में अपन फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे, फिर से अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।